हाँ भाई, देखो लास्ट टाइम हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। सॉल्यूशन लेक्चर 1 में हम लोगों ने एक तो वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ लिया था, भाई वेपर प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख ली थी। दूसरा जो है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या था, मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि भाई राउल्ट्स लॉ है क्या, उसका मीनिंग क्या है, वो आपको बता दिया था। और ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई हम जो राउल्ट्स लॉ को दो तरीके से यूज़ करेंगे। एक राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम यूज़ करेंगे और दूसरा राउल्ट्स लॉ हम आगे डिस्कस करेंगे। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था और वहाँ बताया था कि भाई जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के ऐड करने से, ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई हम जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिस वजह से मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला आपको बताया था। और ठीक है, आपको ये बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के बराबर है, जिससे हम सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का नाम दे सकते हैं। तो वहाँ पे पी नॉट और पी एस की मीनिंग आपको समझा दिए थे। पी नॉट जो वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म है और जो पी एस है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कि कहानी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखी थी। ठीक है, अगली जो हमारे पास में कहानी है वो ठीक है आगे डिस्कस करते हैं। ये सॉल्यूशन लेक्चर 2 की हम बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हमें मालूम है तो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व कर लेने चाहिए। तो अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल की बात करूँ तो चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ। राउल्ट्स लॉ के इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लिखा जाए 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 178.2 gram water at its normal boiling point, then find। मेरे आपसे 3 क्वेश्चन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म। ये 3 बातें हैं जो मुझे कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन सिंपल है, तो ये बात आप समझ रहे हो कि हमने ग्लूकोज यूज़ किया है। हम जानते हैं ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और अगर ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो नॉन वोलेटाइल का केस आएगा। मैंने आपसे ये कहा था अगर नॉन वोलेटाइल का केस आता है तो हमेशा ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा ही जाएगा। मैं उसे अप्लाई कर लूँगा, लेकिन मुझे ये समझना चाहिए कि टर्म यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपसे कहे कि भाई हमारे पास में जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है तो उस केस में जो पी नॉट आपको लेना है दैट इज 760 टॉर। मतलब आप सिंपल एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ 180 है 760 टॉर, या आप जानते हैं 760 mm ऑफ एस जी, या फिर आप उसे 76 सेंटीमीटर, अलग अलग फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो प्रेशर के कन्वर्जन आपने फिजिक्स में पढ़े, फ्लूइड नाम के चैप्टर में सब पढ़ा जाता है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो समझ जाना कि उस केस में जो पी नॉट हमें लेना है पानी का वो कितना लेना है 760 ले, ठीक है। वो टॉर के टर्म्स में, बाकी अलग अलग यूनिट्स में हम देखें। और तो पहला उसने कहा कि हमें रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया था कि भाई जो भी हमारे पास में आर एल बी पी है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आर एल बी पी इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट and that is equal to mole fraction of solute। इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि mole fraction of solute is mole of solute divided by mole of solute plus mole of solvent। तो यही लिखा जाएगा। अब अगर ऐसा है तो ठीक है, आप वैल्यू रख दो। अगर मेरे पास में मैं ठीक है मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो 18 ग्राम ग्लूकोज लिया है। मोलर वेट हम सभी जानते हैं ग्लूकोज का 180, 18 अपॉन मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का वेट कितना है 178.2 लिया है अपॉन 80। इसे मैं अगर सॉल्व करूँ
तो 18/180 इज 0.1, ये 0.1 आ जाएगा। और ठीक है, आई थिंक आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 9.9 आएगा। 178.2/18 की फॉर्म आप देख सकते हो। यहाँ से मैं अगर इसे सॉल्व करूँगा देन इट इज 0.1 और ये सिंपल 10 हो जाएगा। तो बोलो कितना आ गया हमारे पास में 0.0। एक हमें आंसर मिल गया कि भाई उस केस में जो भी RLBP वो सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, और उस केस में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है 0.01 के बराबर है। दूसरा उसने कहा कि आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो। ठीक है, हम लोअरिंग भी बता देंगे कि भाई जो भी लोअरिंग है वो हमारे लिए क्या रहनी चाहिए। मैं अगर लोअरिंग की बात करूँ तो मैंने आपको समझाया था कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज गिवन बाय P0 माइनस PS, है ना। और अगर उसी फॉर्मूले से हम देखेंगे देन इट इज सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू P0 के बराबर लिखा जाएगा। अब अगर ऐसा है तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने भी कैलकुलेट किया 0.01 के बराबर है। P0 हम देख ही चुके हैं 760 के बराबर है। मैं अगर उसे सॉल्व कर दूँ तो बोलो कितना आ जाएगा 7.6। ये मेरे पास में RLBP आ गई भाई, जो भी वेपर प्रेशर है वो इतने टॉर से आप कह सकते हैं कम हो जाएगा या इतने mm से कम हो जाएगा। तीसरा उसने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता करो। तो आपको नहीं लगता है जो P0 माइनस PS है इसकी वैल्यू जो हमारे पास में वो कितनी है हमारे लिए? ठीक है, ये हमने देख चुके 7.6 के बराबर है। P0 हम जानते हैं 760 के बराबर है, माइनस PS इज इक्वल टू 7.6। तो बोलो यहाँ से PS की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 760 माइनस 7.6। तो मुझे PS पता चल जाएगा, इतना तो सॉल्व कर लोगे। बोलो कितना आएगा 752.4 आ जाएगा। ठीक है, दिस मच टॉप। अभी जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है हम कह सकते हैं भाई उसका वेपर प्रेशर। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्वेश्चन था। तो मैंने कहा सिंपल फॉर्मूले बेस्ड ही होता है, आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये काम कर सकते हैं। ठीक, ये बात बता दी जाएगी कि अगर बाई चांस हमें ये बताना हो कि भाई RLBP हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमने देख ही लिया कि भाई RLBP कैलकुलेट करने का तरीका क्या था हमारे पास में, या फिर हम बाकी की अदर इंफॉर्मेशन भी चेक करें। और भी कुछ न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नोट किया जाए। Find relative lowering in vapor pressure of a 1 molar solution and also find lowering in vapor pressure assume P0 as 760 है। ठीक, हमने कोई भी एक सॉल्यूशन तैयार किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्वेश्चन है। हमसे कहा गया कि भाई हमें RLBP बताना और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बताना है। कंडीशन दे रखी है कि भाई 1 मोलर सॉल्यूशन है जिसके लिए ये चीज़ें हमें डिसाइड करनी है। तो इतना तो हम भी समझ रहे हैं कि RLBP का हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने आपको RLBP का एक ही फॉर्मूला बताया हुआ है, उसी का यूज होना है। RLBP का एक ही फॉर्मूला था, इट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 एंड दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मुझे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल जाए तो काम चल जाएगा। अगर आपको याद हो तो आप याद करो, हमने 11th क्लास में एक रिलेशन डिस्कस किया था विद मोलिलिटी। दैट इज रिलेशन कुछ ऐसा ही था,
तो जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है दैट इज इक्वल टू मोलिलिटी डिवाइडेड बाई मोलिलिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर रेट ऑफ सॉल्ट। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई अगर सॉल्वेंट हमें नहीं गिवे हैं तो हम उस केस में सॉल्वेंट जो है वो पानी कंसिडर करेंगे। तो नो डाउट मुझे अगर मोलिलिटी मालूम है तो मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर दूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा भाई जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है मोलिलिटी इज 1 डिवाइडेड बाई मोलिलिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि पानी। तो यहाँ जाएगा 1/1 प्लस 1000 अपॉन 18 इज 55.5 दैट इज 1/56.5। और अगर आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू 0.0177, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। और हम जानते हैं जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वही RLBP भी होगा, तो हमारे लिए RLBP भी कितना आ जाएगा 0.0177। अच्छा आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कहीं कोई गलती हो तो आप देख लें, ये हम देख लेंगे। दूसरा कहता है कि लोअरिंग बताओ, तो मेरा RLBP का आंसर मिल गया। दूसरा लोअरिंग के लिए था, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो था वो क्या था P0 माइनस PS था। और हमें मालूम है दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू P0, यही तो था। बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0177। P0 क्वेश्चन में दे रखा है 760, मैं नहीं दिया होता तो मैं वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेता जो कि 760 होता ही है। ठीक है, आप उस कैलकुलेशन को कर देख लो, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा। तो ये हमारे पास में 760 इंटू 0.0177, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने आएगी इट इज़ 13.45। और ठीक है, आपने प्रेशर को mm में शुरू ले रखा है, इसीलिए आंसर जो होगा वो mm के टर्म्स में। ठीक, आराम से बता दें। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Find the amount of a non-volatile solute having molar mass 40 ग्राम पर मोल added to 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला तो लिख दोगे ना, C8H18। इसमें दो क्वेश्चन है मेरे ऑक्टेन। पहला क्वेश्चन, टू रिड्यूस the vapor pressure by 80% and to 80%। ठीक, तो मैंने कहा कि हमने जो है ऑक्टेन में एक सॉल्यूशन लिया, ऑक्टेन लिया बेसिकली, और ऑक्टेन में कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। हम चाहते हैं कि भाई जो भी हम सॉल्यूट ऐड करें उससे ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करें, और एक बार हमें उस वेपर प्रेशर को 80% से डिक्रीज कराना, और एक बार उसी वेपर प्रेशर को हम जो है वो मतलब दो टर्म्स हैं, बाई 80% एक टू 80%। तो हमें उन दोनों केसेस में जानना चाहिए क्या होगा। बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। तो होने वाली बात कुछ ऐसी है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। मुझे अगर ठीक है बाई 80% की बात करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल जो P0 है मैं उसे 100 ले लेता हूँ, जस्ट मतलब कोई ज़रूरी तो नहीं है, मैं सिंपल 100 ले लेता हूँ। तो मुझे बताया जाए कि इस बार PS क्या हो। अगर वो आपसे कहता है कि वेपर प्रेशर रिड्यूसेस बाई 80%, बाई 80% 80% तो कम हो गया ना। अगर 80% कम हो गया तो बोलो आप कितना बचेगा हमारे पास में 20।
तो पी नॉट मालूम है, पी एस मालूम है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है हमने, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो वैल्यू रख देते हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो पी नॉट इज 100, पी एस इज 20 डिवाइडेड बाई पी नॉट इज 100, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। हमने जानते सॉल्यूट का वेट कितना है, मोल निकालेंगे तो यहाँ जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, डिवाइडेड बाई वेट अपॉन मोलर वेट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऑक्टेन है, ऑक्टेन का मोलर मास निकालोगे आप, एक नहीं आ जाएगा, मोलर मास आप सभी कैलकुलेट कर लो। तो इसे सॉल्व करने आ जाएगा 100 माइनस 20 इज 80 बाई 100, दिस इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा। आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा W प्लस 40 अपॉन 40। ये तो कैंसिल हो जाना 40, तो बताओ राइट में क्या बचेगा, लेफ्ट में तो ये 8/100 है, या और सॉल्व करना चाहो और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो लेफ्ट वाले तरफ आप देखोगे 4/5 बचा है, राइट में आप देखो क्या है हमारे पास W अपॉन W प्लस 40। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4W प्लस 160, दिस इज इक्वल टू 5W। आप उसे राइट में ले जाओ, बोलो वेट कितना आ गया उसका 160। ठीक है, तो हमें 160 ग्राम ऐड करना पड़ेगा, तो हम उसके वेपर प्रेशर को 80% से डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उसी में दूसरा जो, ठीक है, मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा रिड्यूसेस टू 80%। मतलब इसका मीनिंग सिंपल, भाई आप सभी इंग्लिश में बड़े तरीके से पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कहा अगर मैं पी नॉट को 100 ले लेता तो इस बार मैं कह सकता हूँ, उसने कहा कि जो भी वेपर प्रेशर है दैट रिड्यूसेस टू 80%, मतलब इस बार 80% तक पहुँचेगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा पी एस। अब फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वेट अपॉन मोलर वेट, यह आ जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट प्लस, ठीक है, फिर सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा 20 अपॉन 100, 1/5 लिख दूँ मैं, और राइट वाली कैलकुलेशन अभी हमने की थी, इस तरह की आ गई थी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा W प्लस 40 इज इक्वल टू 5W। उधर राइट में ले जाओ तो कितना आ जाएगा, बोलो 4W। बताओ यहाँ से वेट कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये देख लेना एक बात, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना कि वो आपसे ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास में, ठीक, वेपर प्रेशर हुआ ना, ऐसे वर्ड यूज़ करता है, रिड्यूसेस टू 80%, रिड्यूसेस बाई 80%। तो हम समझ जाया करेंगे कि हाँ भाई हमसे कौन से टाइप की कैलकुलेशन कराने की बात की सकती है। नोट कर रहा है आप पूरी चीज़। हाँ भाई ये नोट कर लिया। एक और, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। लिखो, फाइंड अमाउंट ऑफ यूरिया required to reduce vapor pressure of water by 0.05% added in 180 ग्राम वाटर। क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास में हमें जो भी वेपर प्रेशर है उसे 0.05% से कम कराना है, और 180 ग्राम वाटर, उसमें हम यूरिया को ऐड करें तो हमें कितना अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो ऐड करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो फिर से हम उसी टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, उसी टाइप की सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।
मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगेन आप बिल्कुल ये कहते हो कि भाई जो हमारे पास में पी नॉट है मैं उसे 100 ले लेता हूँ। उसने कहा कि जो भी हमारे पास में प्रेशर है दैट रिड्यूसेस बाई 0.05%। अगर 0.05% से रिड्यूस कर जाएगा तो पी एस कितना रह जाएगा, तो आपको मालूम है 100 माइनस 0.05% ऑफ 100, तो वो हम कैलकुलेट कर देंगे 0.05% ऑफ 100 कैलकुलेट करने में, तो आ जाएगा 100 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा 99.95 आ जाएगा, है ना, यही आएगा 505 ठीक है। तो आपको पी नॉट मालूम है, पी एस मालूम है, अब तो सेम कैलकुलेशन रिपीट कर दी जाएगी। अगर हम सेम कैलकुलेशन रिपीट करेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट जो कि 100 था माइनस पी एस जो कि 99.95 है डिवाइडेड बाई पी नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो भी यूरिया का वेट है अपॉन मोलर वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलर वेट प्लस आप कह सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर वेट, ये तो सिंपल 10 आ जाएगा। अच्छा, तो आप ये कह सकते हो कि इस बार जो वेपर प्रेशर है वो ना बड़े ही कम अमाउंट से डिक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और जो बड़े ही कम अमाउंट से हमें डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है तो मतलब हमने सॉल्यूट को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया होगा। अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है तो मैं सॉल्वेंट क्योंकि ठीक ठाक लिया, मैंने 10 मोल पानी लिया, तो मैं काम करता हूँ जस्ट फॉर मतलब कैलकुलेशन के लिए इसे नेगलेक्ट कर देता हूँ मैं 10 के रेस्पेक्ट में। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 0.05 बाई 100, दिस इज इक्वल टू आप ये कह सकते हैं भाई ये कितना है हमारे पास में W/60, और यहाँ पे हम देखेंगे तो सिंपल मैंने 10 लिख लेना है, बस इसी को सॉल्व करने की कहानी थी। तो हमारे पास में वेट कितना आ जाएगा 0.05 इंटू 6, मतलब मैं अगर उसे सॉल्व करूँगा देन इट इज़ 30, मतलब हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.3, तो हम इतना यूरिया ऐड करें। और आप देख सकते हैं मैंने 0.3 को 10 के रेस्पेक्ट में, वो 0.3 भी नहीं था 0.3/60 था, उसे 10 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया, तो कोई ऐसा मतलब गलत बात नहीं है, हम आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात समझ रहे हो किस तरह से, तो सेम है कि पी नॉट हमने 100 ले लिया 0.05% से कम हो गया, तो हमने 100 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन इट इज़ 99.95, और बाकी फिर तो हम सिंपल कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, उसके बेसिस पर बता दे रहे हैं क्या होगा। ठीक, देख लो आप चीज़ों को। ठीक है भाई, ये काम कर लेंगे। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल आप नोट करें, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन at 25 degrees Celsius is 185 torr, 1.25 or 1.2 gram of a non-volatile solute is added to 100 gram solvent, या सॉल्वेंट की जगह एसीटोन लिखना, 100 ग्राम एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला CH3 COCH3 है, 100 ग्राम एसीटोन and its vapor pressure becomes, and its vapor pressure becomes 183 torr,
then find molar mass of salt. मैं ऑप्शन भी देता हूँ. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 32 ग्राम, इट इज 64 ग्राम, 96 ग्राम, 128. हमने प्योर एसीटोन की बात की. क्वेश्चन आप नोट करो, बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन है. तो ये बात तो तय है कि जब मैंने आपसे कहा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब फिक्स हो गया कि भाई मुझे वही एक ही फॉर्मूला अभी तक पता चला है, उसी को मैं हर हालत में अप्लाई करूँगा और कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, है ना. उसी से, उसके बिना मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता. तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व कर लूँगा, लेकिन उससे पहले कोई डेटा कलेक्ट कर लें. क्वेश्चन से अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आप देखो उसने जो प्योर एसीटोन है उसका वेपर प्रेशर 185 टॉर है, मतलब पी नॉट है. जब हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिए उसके बाद में उसका जो वेपर प्रेशर है 183 टॉर है, मतलब पीएस भी पता चल गया मुझे. बाकी सॉल्यूट का वेट चलो मालूम ही है आपको, वो तो कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो लिया है 1.2 ग्राम लिया है और एसीटोन हमने 100 ग्राम लिया है. फिर हमारे पास में तो एक ही फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. बस इसमें वैल्यू पुट कर दो आप. देखो पी नॉट कितना है मेरे पास में 185, पी एस कितना है 183, पी नॉट इज 185. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, जो क्या आ जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट. ठीक, मुझे नहीं मालूम मोलर वेट क्या, एम लिख देता हूँ, अपॉन टोटल मोल, जिसमें वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा. और सॉल्वेंट 100 ग्राम एसीटोन लिए. आप एसीटोन का मोलर वेट कैलकुलेट करेंगे 58 आ जाएगा. इसे सॉल्व करना, इसे सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ. तो मैंने आपसे 11th क्लास में एक बात बताई थी कि अगर किसी भी सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के अमाउंट से अगर 2% से कम है तो उस टाइम पे हम ठीक है नेगलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं. और वो है कंडीशन, अगर मैं 100 का 2% निकालूंगा तो 2 ग्राम आएगा, और सॉल्यूट तो मैंने उससे कम ही ऐड किया, 1.2 ग्राम लिया है, तो मैं उसे नेगलेक्ट कर दूँगा. अगर मैंने नेगलेक्ट कर दिया, मतलब ये कंडीशन जो मैंने आपको नोट कराई वो मैं फिर याद दिला देता हूँ कि इफ़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is less than 2% of amount of solvent, then solution is considered as very dilute solution. ठीक है, मतलब मैंने कहा आपसे कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 2% से कम है तो हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे और वहाँ नेगलेक्शन एप्लीकेबल है. तो मैं यहाँ नेगलेक्शन लगा सकता हूँ, इसे मैंने नेगलेक्ट कर दिया. अब अगर ऐसा है तो आप देख लो ये कितना आ जाएगा 2/185. मैं अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो बोलो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास में, यह आ जाएगा 1.2 इंटू 58 डिवाइडेड बाई m इंटू 100, ये बचेगा. मैं अगर यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट करूँगा तो यह आ जाएगा 1.2 इंटू 58 इंटू 185 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको 64 के आसपास मिलेगी. ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं भाई जो भी हमारे पास में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है 64. ओके, तो अगेन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एग्जांपल, और आप देखेंगे मैंने बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही सॉल्व किया है. आप सॉल्यूशन नोट करा सकते हैं. नोट कर लिया. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका. The vapor pressure
of a solution formed by mixing solute and solvent in 2:5 मोलर रेशियो। मोलर रेशियो मतलब मोल रेशियो की बात हो रही है। इज 250 mm if same solute and solvent are mixed in 3:4 molar ratio, then find vapor pressure of solution formed। चलो ये बात मैं लिख दे रहा हूँ। assume solute to be नॉन वोलेटाइल। अगेन हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है और ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया। सॉल्वेंट तो नॉन वोलेटाइल है। जब हमने मोलर रेशियो मतलब मीन्स मैंने कहा मोल रेशियो, तो जब हम लोगों ने 2:5 के मोल रेशियो मिक्स किया, हमने सॉल्यूट के 2 मोल और सॉल्वेंट के 5 मोल मिक्स किए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 250 mm आ गया। बाद में अगर मान लो हम उसी सॉल्यूट को और सेम सॉल्वेंट को लेके 3:4 मोलर रेशियो को मेंटेन करें, तो उस कंडीशन में हम जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास में वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ये हमें ठीक है इस बार पता करना है। तो हम बिल्कुल आराम से पता कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता कर पाएंगे। देखो तो मैंने कहा अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो मात्र एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था और वो एक ही है, P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो फर्स्ट वाले केस को डील करते हैं। P0 क्या है हम नहीं जानते, लेकिन PS मालूम है, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 250 mm अपॉन P0, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आ जाएगा सॉल्यूट का मोल कितना 2 है अपॉन टोटल मोल जो 2 + 5 आ जाएगा, तो इट इज 2/7 ये लिखा जाएगा। चलो उसे एक बार में सॉल्व कर लेता हूँ, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर आपने, तो ये आ जाएगा 7P0 माइनस 7 × 250, दिस इज इक्वल टू 2P0। ये लिखो, चलो काम करो, 2P0 को लेफ्ट में ले आओ, इसे राइट में ले जाओ, तो कितना आ जाएगा 7P0 माइनस 2P0 इज 5P0, और राइट में कितना आ जाएगा 7 × 250। अगर ऐसा है तो देखो ये तो 50 ये आ जाएगा, यहाँ से बताओ P0 कितना आ गया 350। ठीक, मुझे ये मिल गया। तो आपको ये पता चल गया कि भाई जो भी हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट होगा उसका P0 350 होगा। अगर मान लो वही पूछा है तो हम बता देते, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम उन्हें 3:4 मोलर रेशियो में मिक्स करें ना, तो PS बताओ, तो फिर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और मैंने कहा अगर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस बार हमें P0 पता चल गया था कितना था 350, PS हमें कैलकुलेट करना है P0 350, ये P0 तो फिक्स है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालेंगे देन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/7। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, इट इज़ 350 × 7 माइनस 7 × PS, दिस इज इक्वल टू 3 × 350, ये आएगा। आप उसे ठीक है 7 × PS को राइट में ले जाओ, इसे लेफ्ट में लाते हैं, तो ये आ जाता 350 × 7 माइनस 350 × 3। 350 कॉमन ले लेता मैं, तो 7 - 3 कितना रह जाता, बोलो 4, तो ये आ जाता 7 × PS। ऐसे कैंसिल कर लें, 5 टाइम्स जाएगा तो 50 आ जाएगा, तो
ये हमारे लिए कितना आ जाएगा 50 इंटू 4 मतलब, तो हम जब 3:4 मोलर रेशियो में मिक्स करेंगे तो उसके बाद में जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन बनेगा हम कह सकते हैं भाई उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस तरह किस तरह से रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर पाएंगे, जो सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ही रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी की और भी बातें हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको करा, यहाँ बुक्स में आपको इसके न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो आप टॉपिक पढ़ो और बुक्स में टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल आते ही हैं, आप उन्हें सॉल्व करके देख लो। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर हम इसके अगला एक और टॉपिक इसी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये नोट कर लिया आपने। तो एक तो हमारे पास में थ्योरेटिकल वे है जिससे हम रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देते हैं। दूसरा, रिलेटिव लोअरिंग को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल मेथड और है जिससे हम ओस्टवाल्ड वाकर प्रोसेस, ये दो अलग अलग नाम है, ओस्टवाल्ड अलग और वाकर अलग है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में तरीका है ओस्टवाल्ड वाकर प्रोसेस, एक एक्सपेरिमेंटल वे है, एक्सपेरिमेंटल वे टू कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इन्होंने एक सेटअप तैयार किया, मतलब क्या था मैं समझा देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं बहुत वो है कि सेटअप ही याद रखना है, फाइनल फॉर्मूला बताऊँगा, मेन तो वही याद रखना है, उससे जो हमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो हम बता दिया करेंगे। ओस्टवाल्ड मेथड में इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप जो है 3 अलग अलग कंटेनर, मैं उन्हें चैम्बर कह देता हूँ, उन्होंने कहा 3 अलग अलग कंटेनर लेके एक में आप सॉल्यूशन रख लो। ठीक है, सॉल्यूशन की अपनी कुछ वेपर है, उनका जो भी मैंने कहा वेपर प्रेशर उसे हमने PS कह दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो है सॉल्वेंट ले लो आप, जिससे आपने वो सॉल्यूशन बनाया, जो भी सॉल्वेंट, नो डाउट आप ये कह सकते हो कि भाई सॉल्वेंट में हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का जो अपना वेपर प्रेशर है उसे मैंने सिंपल P0 कह दिया, और यहाँ पे हम एक ड्राइंग एजेंट लेते हैं। बेसिकली अगर पानी होता है तो पानी के लिए CaCl2 चैम्बर ले लिया हमने, यहाँ पे CaCl2 का जो काम है, कैल्शियम क्लोराइड जो ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है इसमें पानी के लिए, मतलब बाकी अदर सॉल्वेंट होते हिसाब से हम लेके CaCl2 लेके समझ लेते हैं। इन्होंने ये 3 चैम्बर हो, और सबसे पहले ना इनका एग्जैक्ट वेट मेजर कर दो कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन वाला वेसल है, मैंने एग्जैक्टली उसका वेट मेजर कर लिया कितना है, सॉल्वेंट वाला वेसल है उसका एग्जैक्ट वेट पता कर लो कितना है, और जो ड्राइंग एजेंट वाला चैम्बर था उसका एग्जैक्ट वेट पता कर लो, उन सबके वेट मेजर कर लो। अब आप एक काम करो, ये जो चैम्बर है अपना बाकायदा लैब में तो कनेक्टेड होता है, हम तो जस्ट एक तरीका देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम लैब की हर चीज़ आपको बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि बाद में ये जो आपने चैम्बर बनाए इनसे ड्राई एयर की एक स्ट्रीम पास करो, ड्राई एयर को यहाँ से पास करो, पहले सॉल्यूशन से पास करो, बाद में उसी एयर को आप सॉल्वेंट वाले चैम्बर में लेके जाओ जो सॉल्यूशन से पास करके हो रही थी,
और बाद में उसी एयर को कैल्शियम क्लोराइड वाले चैम्बर में लेके जाओ और चलो ठीक है बाहर निकाल देते हैं उसको बाहर यहाँ से। फिर यहाँ से ड्राई एयर वापस बाहर चली गई। तो हुआ क्या वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हुआ ये कि जब इस ड्राई एयर को हमने सॉल्यूशन वाले चैम्बर से पास कराया तो यहाँ से कुछ मॉइस्चर वेपर जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ मॉइस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत। फिर अब ये सॉल्वेंट से पास करेगा तो सॉल्वेंट से भी कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ से मान लो कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया। वो मॉइस्चर यहाँ CaCl2 चैम्बर में कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया और ड्राई एयर सिंपल आप कह सकते हैं बाहर निकल के चला गया। तो बाद में जब हम ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में फिर इनकी वेट मेजर कर लेंगे, सिंपल वेइंग मशीन पर रखेंगे, पता चल जाएगा इसका वेट कितना बचा, इसका कितना बचा और इसका कितना बढ़ जाएगा। मान लो मैंने आपसे कहा होता कि जो भी हमारे पास में लॉस है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन चैम्बर, ठीक है, पहले सॉल्यूशन चैम्बर से एयर ड्राई एयर पास की थी, मैं उसे W1 कह देता हूँ। तो मैं आपसे क्या पाऊँगा कि जो भी वेट W1 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। भाई आप भी समझ रहे ज़्यादा वेपर होगी ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा वहाँ से। तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS, या मैं एक सिंपल प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा देता हूँ K, तो ये आ जाएगा W1 इज इक्वल टू K इंटू PS। दूसरा जो हमारे पास में लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट चैम्बर, के बाद में उसी ड्राई एयर वाले हमने स्ट्रीम को सॉल्वेंट चैम्बर से पास किया, मान लेता हूँ वहाँ पे जो प्रेशर मतलब वेट लॉस हुआ W2 कह देता हूँ, तो यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुई, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। ठीक है, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है क्योंकि स्ट्रीम यहीं से आई है, तो हम कह सकते हैं भाई जो W2 है मैं उसे एक फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेता हूँ, देन इट इज K P0 माइनस PS में लिख देता हूँ। इस तरह लिखने में किसी को एतराज़ नहीं है, हम आराम से लिख देंगे कहानी, ठीक। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो भी हमारे पास में गेन इन CaCl2 चैम्बर है, बोलो कितना है W1 प्लस W2, ये तो है भाई। आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई जो भी W1 यहाँ से लॉस हुआ W2 यहाँ से, वो सारा वेपर यहाँ पर कंज्यूम हो गया था। मैं अगर इन दोनों को सिंपल ऐड करूँ तो आ जाएगा W1 इज KPS, W2 इज KP0 माइनस KPS। आपको नहीं लगता है KPS तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे इट इज सिंपल KP0 आ जाएगा। अब आप एक काम ये करना है कि जो भी हमारे पास में यहाँ से हमें W2 की वैल्यू मालूम है, W1 प्लस W2 की वैल्यू मालूम है, उसको यूज़ करो। तो आप देखो W2 अपॉन W1 प्लस W2 पता करके मुझे बताओ किसके बराबर है। आप देखो जो W1 बोलो वो कितना है, W2 कितना, पहले ये देख लो यहाँ से ये K P0 माइनस PS के बराबर है। मतलब W हमारे पास W1 प्लस W2 किसके बराबर है, K P0 के बराबर है, तो ये तो सिंपल चला जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या रह जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0, यही तो आएगा। और मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब आप थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे देख के बताओ, P0 माइनस PS अपॉन P0 क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हम यहाँ से बिल्कुल पता चल गया रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर है, W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो हमने वो वेट मेजर किए होंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, वहाँ से पता चलेगा RLBP के। तो हम फाइनल ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई जो भी RLBP is equal to P0 minus PS upon P0, that is equal to W2 upon W1 plus W2। in terms of weight हम देखेंगे तो ये होगा। और वैसे तो हमने देख ही लिया था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो भी RLBP है वो बेसिकली किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना है ना, ये पूरी प्रोसेसिंग हमसे ना पूछी जाएगी, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखें। तो याद है कि W1 जो वो क्या है हमारे पास में, है ना, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और W2 क्या है, सॉल्वेंट। मतलब पहले सॉल्यूशन से पास कराएंगे फिर सॉल्वेंट। तो ये मोस्ट वॉल मेथड है हमारे पास में, जिससे हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर RLBP कैलकुलेट कर देते हैं। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ। आप पहले ये सारा प्रोसेस नोट करो, फिर न्यूमेरिकल में आपको बताता हूँ किस टाइप का इसका आता है।
ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने या और टाइम हो? देखो हमारे पास में मेरे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल लिख लियो, क्वेश्चन नोट। और ड्राई स्ट्रीम of air is passed through a solution having 5 gram solute in 180 gram water and then through water जो basically solvent, then through water solvent the loss in weight of solvent and solution are observed as 0.05 gram and 2.5 gram. Then find molar weight of solid. तो वही ओस्टवार्ड पे बेस्ड पूरा एक न्यूमेरिकल। कहानी सारी आपके सामने है कि हमने ड्राई स्टीम को पास कराया एक सॉल्यूशन से, जिस सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट और 180 ग्राम वाटर है। बाद में सॉल्वेंट से पास कराया, मतलब पानी सॉल्वेंट था उससे पास करा दिया, और हमें पता चला कि जो सॉल्वेंट है उसका वेट में जो रिडक्शन हुआ 0.05 ग्राम से, और जो सॉल्यूशन है उसके वेट में जो रिडक्शन हुआ वो 2.5 ग्राम से। तो सॉल्यूट का मोलर वेट क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसको एतराज़ भी नहीं होगा। RLVP जो सिंपल इसके बराबर है। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करूँ तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे अकॉर्डिंग जो RLVP है वो हमने तो यही पढ़ा इन टर्म्स ऑफ वेट से पढ़ा, तो W2 अपॉन W1 प्लस W2 के बराबर है। और वैसे हम पुराने अपने तरीके से जानते हैं, राउंड से जो पता चला ना कि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, तो क्यों नहीं वैल्यू रख दें। W2 बताओ क्या था हमारे लिए, W2 इज दी, ठीक है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट था जो कि हमारे पास में 0.05 ग्राम के बराबर है। W1 इज लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन जो 2.5 है प्लस 0.05, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वो कितना आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वेट अपॉन मोलर वेट जो कि हम नहीं जानते हैं, अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। 180 ग्राम वाटर लिया मैंने तो आ जाएगा 180, ये 10 आ जाएगा। अगेन मैं नेगलेक्ट करके एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मुझे लगेगा मोलर वेट बहुत छोटा है तो मैं एग्जिट कैलकुलेशन करूँगा। फिर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना है, 0.05। इधर हम देखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 2.55 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 5/m, और ठीक हम कह सकते हैं ये वैल्यू हमारे लिए 10 रह जाएगी यहाँ से। चलो ये और भी कम हो जाएगा, सिंपल 2 रह जाएगा। आप उसे देखेंगे ये भी चला जाएगा, 5 से आप इसे कैलकुलेट कर लो, देखो 5 से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं मोलर वेट की बात करूँ तो मोलर वेट की वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए 51/, तो मतलब ये आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25.5। इस तरह का एक न्यूमेरिकल डेटा है
जो आपको इसमें आता हो। आप एक बार कैलकुलेशन देख, हो सकता है मतलब उससे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस ये देख लो आप। ठीक है, आप नोट करें उसे। ठीक है भाई, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी तो सारा फॉर्मूला है। W2 जो लॉसिंग वेट ऑफ सॉल्वेंट था जो 0.05 है, हाँ बाकी ये हमारे पास में 2.5 प्लस तो 2.55 आ जाएगा, और बाकी आप देखोगे तो 51 आ जाएगा। इधर से मैंने इसे नेगलेक्ट कर ही दिया था, तो 5/m×10 था, ये 2 टाइम्स चला गया था। अगर हम मोलर वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 51/2 आ जाएगा। तो ठीक है, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगी वो हमारे लिए आसान है। तो ये नॉन वोलेटाइल वाला कंपोनेंट हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राउल्ट्स लॉ ही पढ़ेंगे, लेकिन किसी वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।